ग्रुप नंबर 2 जो हमें मेंटर्स ने, जैसे श्री मोहन सिंह राणा GIC नौगांव, आप हैं श्री भानु प्रकाश GIC गौशाली, और आप हैं श्री सुमन सिंह राणा GIC करादी। एडिशन रिएक्शन काफ़ी उसमें मैटर है। हम लोगों ने उसमें लिया कि एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स में सिर्फ एल्कीन्स वाला पोर्शन लिया बस, क्योंकि हमें क्लास का जो टाइम है पीरियड 40 मिनट्स के विद इन ये करना है। तो इसमें हमने वो चीज़ छाटने के लिए हमने कोशिश की कि एक चार्ट के माध्यम से या लैब में बच्चों को कैसे बताया जाए होगा, वो हमें बच्चों को लैब में ले जाकर जो ब्रोमीन वाटर जो टेस्ट है या वेर अभिकर्मक का जो परीक्षण है वो करवाना होगा, जिसमें हमें ये बताना होगा छात्रों को कि कैसे योग अभिक्रिया, यदि कोई कैसे अगर योग होता है तो इसमें चेंजेस क्या आने वाले हैं। ये हमें इस रिएक्शन को आगे करने पर क्या ये कलर रहता है। तो जब हम ये टेस्ट ये लैब में बड़ी इजीली हो सकता है, बहुत इजीली ये टेस्ट लैब में हो सकता है, और उनको ये बताना होगा कि एक्चुअल में अगर मैं कहूँ यहाँ पर पहले यौगिक बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये रिएक्शन देने के लिए उत्तरदायी है, एडिशन रिएक्शन के लिए उत्तरदायी है। उसके पश्चात जब ये टेस्ट लैब में होगा, अर्थात बच्चों को ये मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो क्लास होनी है उसमें बच्चों को ये भी बताना होगा कि डबल बॉन्ड और जिन जिन यौगिकों में होते हैं, यानी कि एरोमेटिक्स में डबल बॉन्ड होते हैं, आपका एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वो भी क्या एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं। तो नेक्स्ट में ये बताना होगा कि अनसैचुरेशन इस टेस्ट को दे सकता है। कलर अलग अलग होंगे, कलर जो जैसे यहाँ तो बिल्कुल ही कलर इसका गायब हो गया क्योंकि ब्रोमीन और ब्रोमीन नहीं रही बल्कि ऐड हो गया। तो ऐसे ये तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगी। यहाँ जैसे ही हम ये बच्चों को समझाने में सफल रहते हैं तो छात्र वहाँ क्या क्या गलती कर सकते हैं, क्या क्या गलती कर सकते हैं। हमें ये तो मालूम होना चाहिए था कि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन एक छात्र थोड़ा सा उतावले होते हैं बच्चे, तो मिस्टेक कर सकते हैं। क्या क्या वो मिस्टेक कर सकते हैं, ये हमने पहले खुद को एनालिसिस करना है कि क्या समझाना है, कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। मिस्टेक यहाँ हो सकती है जल्दबाजी में वो एल्कीन की जगह एल्केन ही लिख दे सकते हैं और उसमें एडिशन रिएक्शन दिखा सकते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। तो एक इस पर हमें ध्यान देना होगा। यहाँ की जा सकती है कि डबल बॉन्ड तो उन्होंने दिखा दिया क्योंकि हमने उन्हें समझाया था, उसके बाद एडिशन दिखाया और एडिशन दिखाने के बावजूद फिर से डबल बॉन्ड जैसा था वैसे वैसे दिखा, यानी कि ये हमें उन्हें समझाना होगा कि ये तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूशन हो गया है। तो ये मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं, तो इस पर फोकस करना होगा कि इसे वो न करें। उसके बाद अब हमें उन्हें समझाना होगा कि एक्चुअल में ये रिएक्शन ऐसे होगी। अगर योगात्मक यौगिक बनाना है तो ऐसे ही रिएक्शन होगी। इसमें एल्कीन पर HBr का योग दिखा रखा है, ये एक सममितिक एल्कीन है, इस पर HBr का योग दिखा रखा है। फिर इस टॉपिक को पढ़ाते हुए बीच में एक और प्रकार का यौगिक आएगा जिसे कहेंगे असममितिक एल्कीन। अब उन्हें यहाँ थोड़ा समझाना होगा कि असममितिक एल्कीनों पर जो योग है वो दरअसल दो प्रकार से हो सकता है। यहाँ वो गलती करेंगे कि उन्हें लगेगा कि सिर्फ योग दिखाना था तो जोड़ दो कहीं भी, लेकिन यहाँ ये मिस्टेक हो जाएगी उनसे कि यहाँ एक नियम चलता है जैसे मार्कोनिकॉफ का, तो हमें थोड़ा इसके ओर उन्हें फोकस करना पड़ेगा कि मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था कि जब योग होगा तो कौन सा हिस्सा इस योग करने वाले का किधर जाएगा। इसके लिए चार्ट में तो ये सब नहीं बताया गया है, लेकिन इसके लिए जो भी अध्यापक इसको टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे उन्हें यह दिखाना होगा कि ये जो असममितिक एल्कीन है जिसके माध्यम से दिखाएं कि बॉन्ड किधर से किधर सकता है।
के माध्यम से या किसी भी माध्यम से ये दिखाना होगा कि ये बॉन्ड की टूटने की जो टेंडेंसी है वो दो प्रकार की हो सकती है। अब मैं यहाँ एक और चीज समझानी होगी, ये बॉन्ड अगर टूट गया तो कौन सा अटैक करेगा, कौन सा आयन किस जगह जुड़ेगा, तो इसके लिए वो किस कार्बन पे जाके अटैक करने पर एक स्टेबल कंपाउंड होता है। इट्स ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। ये जो होगा ये इस पर आधारित है कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या है, और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखाते ही कोई भी इन्हें ये समझाने में सफल हो जाएगा कि एक का रिजल्ट 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है और एक का रिजल्ट 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो फिर ये उत्पाद उन्हें बताना होगा कि ये मेजर प्रोडक्ट है और ये सही नहीं है, दूसरा वाला अगर 1 डिग्री पे आता है। फिर इसमें नेक्स्ट दिखाया गया है कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, जहां एक और मिस्टेक पर फिर ध्यान देंगे कि क्या कोई ऐसी संभावना है कि 1 डिग्री उत्पाद बन सकता है वो भी मेजर। तो अध्यापक को ये समझाने के लिए एक अन्य रिएक्शन दी गई कि यदि परऑक्साइड की उपस्थिति में यही अभिक्रिया होती है जो यहाँ की गई असमित एल्कीन की अभिक्रिया, यदि परऑक्साइड की उपस्थिति में हो जाती है तो यही उत्पाद बदलकर 1 डिग्री पर आ जाएगा। इसके पीछे भी फिर रीजन समझाना होगा। ये डिग्री का डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर जरूर समझाना होगा कि अगर डिग्री चेंज होती है तो क्या इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो एक बार जब बच्चा ये डिग्री समझ जाए कि वह कार्बन जिससे हेलोजन लगा हुआ है वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, वो उसकी डिग्री को स्पेसिफाई करता है। तो थोड़ा सा आगे हम ले जाएंगे उनको कि हमने ऐसा कोई यौगिक दे दिया, हमने कहा कि मार्कोनिकॉफ का रूल कहाँ लागू होता है, तो बच्चे जल्दी से कह देंगे कि जो असिमेट्रिकल एल्कीन है होने को तो इस पे हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है इसका, तो वो इसका रिजल्ट दे देंगे। हमने कहा कि अगर हम यहाँ परऑक्साइड ला दें तो वो अब क्योंकि हमने बता दिया तो इसको भी वो कर देंगे। अब हमने क्या कर दिया, इसकी डिग्री चेंज कर दी एल्कीन की, यानी कि जो एक यौगिक है ये ऐसा बनाया जिसमें कार्बन जो जुड़ने वाला है उसकी डिग्री चेंज होने वाली है, ये मानकर चलिए। तो ये पहले समझाना पड़ेगा कि ऐसा पॉसिबल है। और इसके बाद एक रिएक्शन करवाई एडिशन, और एडिशन की रिएक्शन के लिए उनको बता रखा है रूल कि जो अधिक स्टेबल कार्बोनियम आयन है उस पर आके हेलोजन लग जाएगा। तो वो संभवतः इस वाली लाइन से जाएंगे कि क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है, मार्कोनिकॉफ का रूल है कि एडेंडम का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, तो वो सीधे इस पर जाके इस हेलोजन को जोड़, सिंपल। और यहाँ वो मिस्टेक कर गया, तो ये चीज थोड़ी सी सिखानी पड़ेगी कि एडिशन ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये हमने क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि यदि ये हेलोजन यहाँ से जाता है, यदि हेलोजन यहाँ से ये जाता है तो ये जो कार्बोनियम आयन बन रहा है ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो ये चीज उन्हें यहाँ बतानी पड़ेगी कि एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है कि ये उत्पाद आपका बन तो गया, ये 2 डिग्री है, तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री में जाने की। बस ये बात जैसे ही समझ में आएगी कि ऐसा हो सकता है। एक टर्म है केमिस्ट्री में जिसे कहते हैं रीअरेंजमेंट, तो नहीं थोड़ा सा ये तो बताना ही होगा हमें, भले हम एडिशन रिएक्शन पढ़ा रहे हैं कि रीअरेंजमेंट एक टर्म है जहां पर व्यवस्था चेंज हो सकती है स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो होता क्या है कि ये जो एल्किल समूह है इस हेलोजन के साथ स्टेबिलिटी दिखाएगा कार्बोनियम आयन के अकॉर्डिंग। यहाँ यदि कार्बोनियम आयन आता है तो वो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हेलोजन होता तो ज्यादा, यहाँ पर अगर कार्बोनियम आयन आएगा तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जब यहाँ पर धनायन आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि ऋणायन यहीं जाके लगेगा। तो ये एक मट्टू सममितिक तथा असमित एल्कीनों को उदाहरण सहित लिखिए। थर्ड क्वेश्चन हमने बनाया कि क्या आप मार्कोनिकॉफ का नियम जानते हैं, और अगर जानते हैं तो आप इसका उपयोग किस प्रकार की एल्कीनों पर लगाना उचित समझेंगे। लगाने को तो इसमें भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत आंसर इसका आने वाला नहीं है, लेकिन किस पर उचित समझेंगे। तो ये बच्चे को ये बताने के लिए बोला गया है
कि ये असमित एल्कीन से शायद परिचित हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनाया हमने, मार्कोनिकॉफ का नियम उदाहरण सहित लिखिए। पुनर्विन्यास इसे कैसे प्रभावित करेगा? यदि पुनर्विन्यास की कहीं पर कोई स्थिति बनती है तो क्या यौगिक यानी कि हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा? नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ये जो परोक्साइड प्रभाव ये है क्या? जहां ये ROR लिख दिया गया है यानी कि परोक्साइड है, एल्कीन ग्रुप हो या बेंजीन ग्रुप का, जो भी R को रिप्लेस करके कोई भी बच्चा ही थोड़ा समझाना होगा अलग से कि R का मीन्स क्या है। वैसे इस लेवल पर तो बच्चे जानते हैं कि R क्यों लगाया जाता है, एल्कीन समूह क्या है या एल्कीन समूह क्या है। फिर भी परोक्साइड प्रभाव के कारण असमित एल्केनों के उत्पाद बदलने का कारण समझाना है। क्वेश्चन है, परोक्साइड प्रभाव के कारण असमित एल्केनों के उत्पाद है। इस संबोध में एल्कीनों पर योग क्रिया की विभिन्न परिस्थितियों को बताने का प्रयास किया गया है। जैसे किन परिस्थितियों में कौन सा उत्पाद बनेगा, मेनली किन परिस्थितियों में कौन सा उत्पाद बनेगा, और मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बताने का हमने प्रयास किया है और यही इसका संपूर्ण सार है। थैंक यू। And I am the representative of the group 7. We are in the group 7 and we all have chosen the topic crystal field. Into our topic देना है sir. Good morning everyone. It's Mrs. Chitra Nautiyal from GIC Mustic and I am the representative of the group 7. Our group has chosen the topic, it's crystal field theory, and it's belong to the coordination compound. So the topic is crystal field theory. The learning outcomes of this topic is that after clearing the topic, the students is very clear about the degeneracy of the d orbitals, and next the students learn very leanly the difference between the T2Z energy level and the EG energy levels. After completing topic, the learning outcome from the children are that they can come to know how the splitting can make us understand that the magnetic properties, which also include the color of the compounds. Now, what the students have to know before learning this topic, that he comes to know about the ionic and the covalent bond difference. He must know when we are coming to the understanding topic about the coordination compound, the student comes to know before that what is the ionic bond and what is the covalent. Means they have the pre-knowledge of that. What are the paramagnetic compounds and what are the dimagnetic compounds, and the main thing is that they should be well known about the Hund's rule of maximum multiplicity, that how the electron should be filled in the orbitals according to their energy levels. Now, what the main mistakes the students are doing in this crystal field theory, that they don't know how the splitting occurs in the how the d orbital is split into the T2G and EG set in the octahedral and the tetrahedral complexes. So the main what we can do for this problem, then by using this method, this representation, we can make it clear that in octahedral complexes, first all the d orbitals, when the ligands are not approaching, they are 5 degenerate orbitals having the equal energy levels. But when the ligands approach, there will be the splitting of the orbitals due to the geometry of complexes, and the orbitals which are in the close contact of the, make it clear in the blackboard that we have 5 orbitals and distribution is like first all the orbitals should be singly filled and then the doubling should start. What are the for all these errors, what the pedagogical steps we are taking, that we are using the chart, we are using like this activity we can do, or we can take the students combinedly in a queue and
say that this is the octahedral splitting. You 3 can stand here and 2 can go up. You are making the T2G set, and by the means of the students we can make a queue and say that you are at the lower energy levels and 2 are at the higher energy levels. So by the different activities, practically it will be clear in front of the students that what is the splitting and which is going to the higher energy level and which is going to the lower energy level. Then after this one, there is the steps that how can we judge that the student is clear about the topic or not. So there are the very different ways. We can ask the particular compound is giving this color or not. We can ask this question, that chromium 3 plus is colorful or colorless. We can ask this type question. They are the applicable type questions which can students clear after if we understand the concept of the splitting and the distribution of the electrons. I have taken the help of the NCERT book to explain all this, and the summary of this whole topic is that first we have to take the distribution, first we have to take the types of the d orbitals, and then we have to define it, and we have to describe it into the what they are splitting, and then the filling of the electrons, then their magnetic properties, and after that it will be comes in the mind of the students that what complexes are showing which type of the property, and what type of the characters they can show. Thank you. सभी को नमस्कार। मैं यशवंत कुमार काला, GIC डाम का मैं दिवाकर प्रसाद तेलपुरा। मैं श्याम सिंह चौहान, केमिस्ट्री लेक्चरर, GMIC आराकोरी। इस प्रशिक्षण में हमारा ग्रुप नंबर 5 है। जो हमें टॉपिक मिला था, टॉपिक में कोशिश की इसमें कि इसमें कम जो जहाँ पर बच्चा गलती करता है उन पॉइंटों पर हमने कुछ सिखाने का प्रयास किया, जिसमें कि सबसे पहले बॉन्डिंग जो है वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसह संयोजी, इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग है, वंडरवॉल फोर्स है, एक प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो जिसमें जो है बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि जब हाइड्रोजन विद्युत धनी हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से संयोग करता है तो एक विशेष प्रकार का एक वीक बॉन्ड मतलब कमजोर बॉन्ड बनाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो वो डॉट लाइन से हमने दिखाया गया। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है दो प्रकार का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पानी जो होता है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड एक इससे कम से कम 4 जगह से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए है कि इसी प्रकार से HF में भी दिखा सकते हैं, अमोनिया में भी दिखा सकते हैं, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसमें हम दिखाते हैं कि इसमें एक ही यौगिक के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया जाता है। तो ये रहता है इसमें जो है बच्चे का जो है रहता है कि ये इसमें गलती इसलिए करता है क्योंकि ये बॉन्ड जो है डॉट लाइन से दिखाया जाता है। इसलिए हमने इसको चित्र से भी, चार्ट से भी, मॉडल से भी इस तरह से दिखाया है कि जो बच्चा यहाँ पर सीखने का प्रयास करेगा। और इसमें हमने कोशिश की है कि ये प्रश्नोत्तर विधि या चर्चा विधि द्वारा हम छात्रों को बताते हैं। इसमें संभावित क्वेश्चन जो होंगे कि आवन से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन किन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन बना सकता है, हाइड्रोजन आवन से आप क्या समझते हैं, और H2 द्रव अवस्था में स्थित है जबकि H2S के होता है। तो इस तरह से हमने इसको समझाने का प्रयास किया। साथ ही हमने इसमें जो बुक ली है संदर्भ स्रोत में NCERT की बुक कक्षा 12 की, और साथ में हमारी जो एक बुक हम और चलाते हैं इसमें, जैसे नूतन प्रकाशन किया नगीन वालों की उससे भी लेते हैं। और इससे भी अगर कभी कभी और अच्छा हम देखना चाहते हैं तो हम गूगल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से भी बच्चे को वहाँ
समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस तरह से समझा सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो वेस्पर थ्योरी का है। वेस्पर थ्योरी, इसमें हम जब देखते हैं वेस्पर थ्योरी जो है, वेस्पर थ्योरी में हमने जो देखे प्रतिफल जो देखे कि छात्राएं एकांकी युग्म तथा बंद युग्म में स्पष्ट करते हैं, वेस्पर सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। छात्र वेस्पर सिद्धांत के आचार पर विभिन्न अणुओं की आकृति की व्याख्या कर सकते हैं। 3 बातों पर हमने जोर दिया। और सबसे मेन बात क्या है कि ऑक्टेट रूल में केवल हमें देखते हैं कि किसी भी कोई अणु बनता है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि अणु बन गया है, लेकिन आकृति के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो है वेस्पर थ्योरी आएगी। और वेस्पर थ्योरी में जो बच्चा क्या करता है, हम आकृति मतलब ये कि वो एक सेम आकार जो है नहीं दिखा सकता है। तो यहाँ पर वेस्पर थ्योरी में हमें देखते हैं कि जैसे मीथेन है, तो मीथेन जो है इसमें जो है 4 जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से दिखाता है पीछे, मतलब जो बच्चा है समझ रहा है कि यहाँ पर इन जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये जो इसमें क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, यहाँ केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड पेयर के कारण क्या है उसकी स्टेबिलिटी दिखाता है और एक हमको एक स्ट्रक्चर दे देता है। लेकिन जब हम दूसरे फेवर में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे अमोनिया है, अमोनिया में 4 बॉन्ड तो हैं, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये पिरामिडल संरचना बताता है। पिरामिडल कारण क्या है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने आप को ऐसी जगह स्टेबल कर देता है कि जिससे कि शेप में जो है अंतर आ जाता है, और अंतर आने पे क्या है कि इसके हाइड्रोजन तीनों नीचे चल जाते हैं, और ऊपर जो है यहाँ पर जो है ये यहाँ पर इसका जो है क्या उसका नाम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसके स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है। जबकि अगर हम एक बॉन्डिंग के हिसाब से देखें तो बॉन्डिंग के हिसाब से इसको जो है टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये पूरे स्ट्रक्चर को मतलब उसमें जो है अंतर स्थापित कर देता है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं कि यहाँ पर जो है पिरामिडल शेप बताता है, और ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं जो कि हम जो है इसको बता सकते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, वेस्पर का पूरा नाम क्या है, वेस्पर सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, अमोनिया का बंध कोण CH4 से कम क्यों है, और एकल युग्म में क्या आप समझ सकते हैं। ये कुछ इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास आए, जो लोग सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है जब हम किसी भी यौगिक को देखते हैं तो रिपल्सन में क्या होता है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दूसरे स्थान पर है, और सबसे कम जो बॉन्ड पेयर में होता है। तो इस तरह से हम जो है इसको दिखाते हैं, और स्ट्रक्चर मतलब यह कि किसी भी इसको जो हम स्ट्रक्चर के आधार पर हम समझा सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक था वो क्वथनांक का उन्नयन है। क्वथनांक का जो उन्नयन है कि जब हम किसी विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में उन्नयन में उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसके बारे में जब हम बच्चे को देखा तो बच्चे ने क्या है कि छात्र क्वथनांक की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, छात्र वास्तव और क्वथनांक के संबंध को स्थापित करते हैं, छात्र क्वथनांक में उन्नयन की व्याख्या करते हैं। अब गलती की बात ये होती है कि छात्र क्वथनांक की सही परिभाषा नहीं जानते हैं, छात्र वास्तव और क्वथनांक के संबंध में स्पष्ट नहीं करते हैं, छात्र क्वथनांक में उन्नयन की स्पष्ट चर्चा नहीं करते हैं। हमने क्या किया कि बच्चों को लेबोरेटरी में ले गया और प्रयोगशाला में लेकर के बच्चों को एक बीकर लिया और बीकर में पानी लिया, और पानी में हमने उनको ये कहा कि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लीजिए, और उस समय पश्चात हमने थोड़ा शुगर लेकर के चीनी लेकर के बच्चों से कहा कि आप इसका सूत्र भी लिख लो और इस पदार्थ की जानकारी भी रख लो, और फिर हमें उसमें जो है चीनी मतलब मिलाएंगे और फिर उसको हिलाएंगे।
हिलाने के बाद उनको कहा गया कि अब आप इसको दोबारा से इसका जो क्वथनांक ज्ञात करिए। तो उसमें जो है क्वथनांक में उनको अंतर लगा, जिससे बच्चा इस बात समझ गया कि जब भी हम कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी ब्लैक में मिलाते हैं तो उसमें उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ती है। ये इस सिद्धांत की मूलभूत बात थी और हमने प्रयास किया तो बच्चों ने क्या है कि वो इसको समझने में बिल्कुल और उनके समझ में एकदम एक बात ठीक आ गई। हमने इसमें प्रश्नोत्तर विधि, चर्चा पर चर्चा, प्रयोग और प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया। इसमें जो संभावित क्वेश्चन है, क्वथनांक से आप क्या समझते हैं, जल का क्वथनांक कितना है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में खाना देर से पकता क्यों है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, और क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह से बच्चों के बीच में जो क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों से बच्चों की वास्तविक after collecting all the information through various resources, the student 17 to 18, you can the symbol of the unemployed like to cross the line and employed on blank on the box. Conclusion: social injustice and inequalities of the outcome occurs when individuals do not possess the same level of material, of wealth, and largely concerned with the various students of living, such as inequalities in income, wealth, education, health, and nutrition. That remain somehow in our present society. Group number 2, our number 7, Mr. Amit Ramla, J.S. Manpur, Balveer Singh Chaman, J.S. Manapar, Nand Kishore Bhavyan, J.S. Sarkar, Ramesh Kumar Bhandar, myself, J.S. Javyani, Sushil Chandra Pawar, J.S. Dadoli. This is my presentation. It is the best example how we can implement any topic in the classroom level. So now we will have to invite Mr. Talwar with their capsules. Good afternoon, friends. From the IC Chinali South. I would like to R.S. Kuswati, Mr. R.S. Nawarji, Mrs. Rajmata Swati, Mrs. Manjura. I would like to thank the respected MTs who gave us topics to choose on our own. Thank you, MTs. So far, we have been using our own methods of teaching, but now we have to add these capsules to what we are teaching so far. And I'm sure that by using these capsules, we can make our teaching more effective and interesting. Before I present the capsule, I would like to throw a light on the topic we have chosen. We have selected this topic from supplement reader named Shubhvizar Edma. All of you are familiar. In this chapter, a character who has been shown as father named Jack was a daughter, 4 years daughter, Jo. Every Saturday, he makes him asleep and tells her a story. She has become inquisitive. She raises questions. Father tells her a story of a creature whose name is Roger Skunk. Roger Skunk has foul smell. When he starts the story, Roger Skunk, with his problem, goes to a owl. Owl sends him to a wizard. Wizard uses his magic spell, chants some spells, and changes her foul smell to
that of roses, and ends the story with this ending. But now, as I just said, Joe, who is now inquisitive and raises question, doesn't like this end and wants her father to tell the story with the end that her smell is not changed. Because when Roger comes back, his mother asks him, who changed his foul smell? When he says that it did the wizard, she's angry. She goes to the wizard with Roger's skunk and demands the original smell, the foul smell. She hits the wizard to stories from their parents at that time. Such stories are mostly fables and have no logic behind them. Here is a story about the world view of a little child and difficult moral questions she raises during the story session with her father. What would the students know and what would be the further scope of learning? Essay and short story books, maybe. That can also be a scope of learning. And now I would like to conclude. The moral issue is, should the parents decide the future of their children, or children should have the freedom to choose their own career? Now I would like to request all the respected lecturers sitting in front of me, please provide your valuable suggestion so that capsules can be made more effective, more interesting. Any suggestions from you? Thank you very much. From GIC Srikalkha, and here I have chosen, my group has chosen the topic, the voice of the rain. First, introduction related to the conversation between the poet and the rain. When the poet accounted with the rain, there is a strange talk between them. For the beneficial of the human beings here, the wordman translated that conversation in a general language, and here in this poem, by the wordman, frequently use the figure of speech and then the personification. Rain is personified here, and I am starting my topic. Introduction, the message of the poem. The voice of the rain. What author? Walt Whitman was an American poet, essayist, journalist, a humanist. He was part of the transition between the transcendentalism and the realism, incorporating both views in his works. Second topic, expected learning outcomes. Students are able to identify water cycle, that is journal. Second, students are able to know about the importance of rain, which is a very, very important, even though the small child is also aware about the importance of the rain. Students able to familiar with the figure rain. It is expected that a student might have taken bath in the rain. The student must have heard the voice of the rain while it is raining outside. Fourth topic, expected errors and the resolution. It is expected by teaching the poem that such kind of errors might be occur. And the first one is that students might be confused about two types of voices. One is a general voice and second is and how to make them familiar, how to distinguish that. We can show them a very picture related to the topic and make them familiar with the different type of the sounds. That may be the general sound, that may be the voice of the rain. And for that, because the figure of speech that is very important to know up to the standard of class 12. For that we have to take the particular topic as figure of speech. First we will have to teach them, and after that we'll make them practice related to the figure of speech. And while teaching this poem, we will have to get them practice and we'll have to ask them to identify the figure of speech, giving the line.
and in this way they will come to know about the figure of speech, easily able to identify. Suggested pedagogical process, and it is how to make the teaching effective. We can teach them while it is raining outside. While it is raining outside, if we will teach at a time this poem, then the student will know it very easily. We can give the example related to the falling of the rain and how the voice of the rain comes while there is a rain outside. We can show the question orally and verbally, and can ask the student read this poem and can ask them some difficult words, pronunciate and give the meaning. Secondly, can give them the line and identify the figure of speech. And secondly, if there is a stress and notation, then we can ask them some very short answer type question and some opposite word synonyms also. This is the first one. And second type of the assessment that based on the written. And written based, we can frame the question differently. Short answer type question, optional type question, very short answer type question, and a long answer type question. All these basis we can assess the student, and by framing such kind of the questions are expected that, for example, first question we have designed a frame here. There are two voices in the poem, whom do they belong to? And it is an optional type question, and the first option is myself Kishore Audia, GIC Sikalka, and Amit Chand Ramola is from GIC Manpur, Sushil Chand Doval from GIC Gadoli, and Balbir Singh Chauhan from GIC Maladhar. And we have used here one ELM for the convenience of the student how to make the effective teaching. Let me introduce. And this is the first question of the poem, that where did he come and where the origin of the rain. And he said that her origin is from depth of the sea. And in this way, sea is there. And here is the one process, and that is known as evaporation. And in this way, the rain will, and water of the sea that will evaporate in the presence of sunlight. Though it is not necessary that sun might be there, because the evaporation process is spontaneous, and that is continuous and spontaneous process. Next, after the evaporation, there is a condensation, and during the condensation process, there is a formation of the clouds. Again, there is a transpirations, and in that process, those will come together and make the water bodies, and after that, there is a precipitation, and in that way, again, there is a formation of rain, and again that will be same again when the rain will come on the earth, there will be evaporation, and again formation of the cloud, and again precipitation. In this way, we are given the topic to make project, and we choose a topic from a story in our textbook about project. But what I think, a project is a piece of work, a piece of planned work or works, which often involves several people, and that is to finish in a given time frame to achieve a particular purpose for the development of the future generation. We, the member of group number 3, we are 5 members. We made our project on global warming, and actually in the nation journey to the end of the earth, the writer Husani AC was worried about the declining health of our planet, the earth. Earth is not only a planet, it is
a living planet. We should care about it. As we care about ourselves or our body, we should also care about Earth. Earth is the only planet where living creature survives. So, this is my message, that we have to do all our best for the good health of Earth. Now, I will come to my topic, global warming. What is global warming? Global warming means that the Earth and the whole globe is facing a genuine problem of increasing temperature. The average temperature of the globe has already been increased by 1 degree Celsius, and it is still increasing rapidly. There are several responsible causes for this global warming. Some of them are, as we discussed, overpopulation. Overpopulation, as we think, is the root cause for this global warming, because to fulfill the necessities of more people, we have to use resources. We have to use more natural resources. And when you use more and more the natural resources, it burdens and they begin to destroy. So, next cause, urbanization. People are going to leave their village and want to settle in a city. And the result is that nobody wants to live in village. Everyone wants to live a luxurious life. And villages are deprived of the basic facilities. Urbanization means making the jungle of concrete, which is the main cause to uplift the temperature of this earth. Next comes pollutions. There are different kind of pollutions we all know, whether it is air pollution, water pollution, soil pollution, and so on. But we all are responsible for all these. These are man-made disasters. Next, as we are thinking, comes the number 9 cause, burning of fossil fuel. And next comes vehicles gases. And modern style of farming or agriculture, we uses different kinds of fertilizer, chemical. Now, friend, in our thinking, what are the effects of this global warming? And we think and then write some points here, and these are number 1, raising ocean level. Ocean level is continuously raising. And why it is raising? Because glaciers are melting rapidly. Next, major change in weather. Yeah, climate change we can say. Some kinds of disasters such as earthquakes, landslides, tsunami, volcanic, and floods. And the most and the last, as we think, is the problem of water, drinking water. Everyone is facing the problem of drinking water. The water level is dropping very rapidly, and it is said third war will be
good drinking water. Some more effects: decreasement and fertility of soil, untimely rain and untimely snowfalls, and depletion in ozone layer. Now, what are the ways? How we can control global warming? We suggest here some points. First is that population should be controlled. And how we can control the population, overpopulation? Through education. First, we should have to allow people to have less children. We have several prejudices in our society. We all know about male and female child. So, education can check this thinking. And next, family planning will be an effective thing. Number 2, necessary facilities must be provided at places such as hospitals, banks, schools, roads. Here is sun days is coming to one, sun days with ultraviolet rays also, and due to pollution, here forms a carbon layer over the which stop ultraviolet rays to go out. So they remain in the capacity of Earth and it increases the heat. So the temperature increases. There is a social evil in this story. There is a marriage between a fully young and mature person and a minor girl. She is mere 11 years old. So this story is written by Masti Venkatesh Iyengar. It's very interesting story. It gives us pleasure. But I think somewhere it is promoting child marriage. What is child marriage? Child marriage is between the marriage or the person those who are minors. Anyone of is minor. So our group number 4 has prepared a project in this story. I will tell you the name of my group members. Myself, Vinod Singh, and second Vijay Pal Singh ji, Om Prakash Chauhan ji, Suresh Kumar ji, Dinesh Prasad Misra ji. So formally the topic is Ranga's marriage, a story on evil of child marriage. Child marriage is a type of marriage in which either of girl or the boy are minors. A girl below 18 years of age and a boy less than 21 years is considered to be minor. Causes of child marriage. Causes of child marriage includes poverty, bride price, dowry, cultural tradition, laws that allow child marriage, religious and social pressures, regional customs, fear of remaining unmarried, and perceived inability of women to work for money. How can we prevent child marriage? Empower girls. Working directly with girls give them the opportunity to build skills and knowledge for them and exercise
their rights and develop support network is an important part of our efforts to end child marriage. Secondly, mobilize families and communities that provide services for establish and implement laws and policies. Fourth, the knowledge of the right to education. Fifth, awareness of the evil of childhood. While child marriage prohibited, the object of the act is eradicated from within the society. The Government of India enacted Prevention of Child Marriage Act 2006. Before this act, there was also an act in 1929. There was also provision of child marriage, but later on it was amended as an act 2006. Summary: child marriage affects 10 million girls under the age of 18 years. The negative health and social impact of child marriage include higher rates of maternal and infant mortality, sexually transmitted infection, social separation, and domestic abuse compared with older married women. According to estimates, 47% of girls in India are married before they reach the age of 18. Child brides are at great risk of poor health, lack of education, and health during childbirth. Child brides are also at a higher risk of facing domestic and sexual abuse. I will tell you what's the punishment for the child marriage. Punishment for child marriage: if a person performs, conducts, direct or abets any child marriage, he shall be punishable with rigorous imprisonment for 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or both. Thank you. You can say the content which was given, which was chosen by our respective group members, each Swachh Bharat Abhiyan. Before telling about the importance of project work, in short, I would like to tell about the introduction Swachh Bharat Abhiyan, because each and every person is well informed about Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan is the most significant cleanliness campaign by the Government of India. It was launched by Prime Minister Modi ji at Rajghat on 2nd October 2024. Swachh Bharat Abhiyan has become a Jan Andolan, receiving tremendous support from the people who have started to take part and are helping spread the message of cleanliness is next to godliness. Mahatma Gandhi's vision about it, a clean India. Mahatma Gandhi dreamed of an India which was not only free but also clean and developed. M.K. Gandhi received secured freedom for Mother India. Now it is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean. We are confident that every step we take towards cleanliness will help in making our India clean. Important points of Swachh Bharat Abhiyan. Some important points. Free. In the process of Swachh Bharat Abhiyan, it was aimed to constructing 90 million toilets in rural India. Government also provides rupees 12,000 as incentive to those rural families who step forward to construct
a toilet themselves. The famous personalities like Kapil Sharma, Sougangli, Kiran Bedi and others were nominated as brand ambassador of this campaign. The government data said that approximately 3.25 lakh villages in India were declared open defecation free by 2019. The father of our nation, Mahatma Gandhi, always puts the emphasis on Swachhata leads to healthy and prosperous life. Keeping this in mind, the Indian government has decided to launch the Swachh Bharat Abhiyan on October 2, 2014. In short, in nutshell, India can be clean if the people of India are determined to be clean. In short, Swachh Bharat Abhiyan is a great start to make India cleaner and greener. If all the citizens come together and participate in the campaign, India will soon flourish. Moreover, when the hygienic condition of India improve, all of us will benefit equally and will create a happy and clean environment for the citizens. One step towards cleanliness. Clean India, beautiful India, धरती माता करो पुकार, आस पास का करो सुधार. Be clean and keep India clean. Be keen to be clean. Thank you. That is a very time-consuming. There are lots of work to be done. Right? So please be on time. We will come back at 2:10. इसके बीच में अब जब इतनी चीजें हो गई थी जो पहले बता दिया था मैंने कि जब बच्चे को यहाँ पर ले आएंगे कि इसका प्रगलन अपचयन कैसे होना है, तब इसका यूज होना है ग्राफ का, तो उनको ये समझाना होगा कि ये डेल्टा जी है क्या चीज, डेल्टा जी क्या चीज है, फॉर्मेशन, और इसका टेम्परेचर के साथ क्या संबंध है, यहाँ क्यों यूज हो रही है, ये चीजें उनको बतानी पड़ेगी. सबसे पहला जो काम होगा तो डेल्टा जी का डेफिनेशन के रूप में सबसे पहला कि डेल्टा जी है क्या, एनर्जी यूज्ड इन यूजफुल वर्क, यानी कि बाध्य भट्टी के अंदर आपका जो चार्ज है वो गिर रहा है तो वहां पर बाध्य भट्टी भी हीट कर रही है और वो जो एस का है वो भी हीट कर रहा है, तो वो जो यूजफुल है डेल्टा जी वो हो जाएगी. और जो होती है डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस, ये तीन टर्म्स सर स्टूडेंट को समझाने पड़ेंगे. तो जो इस टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे ये क्या चीज है, यूजफुल वर्क में एनर्जी जो यूज हुई, एंथैल्पी डेल्टा एच, टोटल एनर्जी कुल एनर्जी उस सिस्टम में जितनी है वो, और टेम्परेचर डेल्टा एस एनट्रोपी. ये तीन चीज थोड़ा सा बतानी पड़ेगी बच्चे को जरा सा कि ये है. और इसके अंदर से एक चीज निकलती है फटाफट से कि डेल्टा जी अगर इक्वल टू 0 तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है. डेल्टा जी इफ ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. डेल्टा जी स्मॉलर देन 0 नेगेटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये हो जाएगी. बस ये तीन चीजें जैसे ही बच्चा समझेगा वो ग्राफ इस लाइन पे यहाँ इसके नीचे सारे डेल्टा जी के मान नेगेटिव पे, यानी कि इस ओर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को दिखा रहा होगा और इसके ऊपर अभिक्रियाएं नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, समस्या क्या है इसके अंदर, ग्राफ ये दिखा रहा है कि ये ऊपर को जा रहा है, उल्टा ऊपर को, यानी कि ये हुआ कि डेल्टा जी का मान धन की ओर बढ़ रहा है. अगर मान लीजिए इसको पकड़ लें, डेल्टा जी का मान धन की ओर जा रहा है और यहाँ बोल रहा है कि डेल्टा जी का मान जहाँ धन हुआ वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब तो ये तो उल्टा हो गया. तो यहाँ पर सर सबसे पहली मिस्टेक है, तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये है क्या, ये वाला टर्म डेल्टा जी एफ यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड NO फ्रॉम मेटल.
यहाँ करते हैं सर बच्चे सारी गलती, या बहुत बच्चे क्या सभी से हो जाती है उनसे। ये दरअसल ये ऑक्साइडों के बनने का है, सब जगह ऑक्साइड बन रहे हैं, तो बनने की प्रक्रिया, और हमको चाहिए, अगर हमें पता है तो हमको तो ये चाहिए, हमको तो ये चाहिए, यानी कि रिएक्शन यहाँ पर पीछे को होनी थी इधर को, तो जब पीछे को होगा तो ये अपने आप ही डाउनवर्ड आएगा, तो तब क्लियर आएगी ये नेगेटिव बढ़ रहा है। इसमें कंफ्यूजन रहता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट का कि डेल्टा जी नेगेटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यहाँ डेल्टा जी पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो स्पॉन्टेनियस कैसे हुई, तब उसे समझाना होता है कि सारे जो ग्राफ हैं ये ऑक्साइड को बनने के लिए दिए गए हैं, ऑक्साइड जब बनता है इसलिए यहाँ F लिखा गया, तो इनका उल्टा हो जाएगा यानी कि इधर को। तो ये ग्राफ क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये ग्राफ इंफॉर्मेशन देता है पहली कि अगर कोई धातु का ऑक्साइड, जैसे ये मैं लिखते चला जाता हूँ, ये हमने लिखा है Ag2O का सबसे पहला, दूसरा वाला है HgO का, बड़ा बड़ा थोड़ा कर रहा हूँ इसको, और ये 0 है, डेल्टा जी 0। अगर कोई ग्राफ, पहली इंफॉर्मेशन ग्राफ क्या क्या दे रहा है, मतलब ग्राफ देख के कैसे समझाना है बच्चे को कि एल्यूमिनियम ग्राफ क्या बता रहे हैं। अगर कोई धातु ऑक्साइड गर्म करने पर जल्दी से इस 0 डेल्टा 0 की लाइन को क्रॉस कर जाए, इस वाली को, पहली इंफॉर्मेशन जो सबसे यूजफुल है, अगर कोई ग्राफ डेल्टा 0 की लाइन को जल्दी से क्रॉस कर जाए, अगर आप यहाँ टेम्परेचर देखेंगे तो ये लगभग 400 के आसपास है, और ये तो बनाने पे डिपेंड करेगा, ये 400 से भी नीचे आ जाता है, 400 से पहले ही ये पिघल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको, यानी कि Ag2O को सिर्फ इससे इसमें बदला जा सकता है, ठीक है सर। एक इन्फॉर्मेशन ये आई यहाँ से कि जो जल्दी से इसको क्रॉस कर जाते हैं उनको सिर्फ गर्म करके धातु में बदला जा सकता है। पहली मतलब यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या क्या आ रही है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि वे धातुएं जो ज्यादा देर गर्म करने के बाद इस लाइन को क्रॉस करती है। सपोज दैट किसी का भी पकड़ लो, ये क्रॉस ये 2 कर पा रही है, बाकी ये तो नहीं कर रही है, बहुत आगे आके करेंगी कहीं। तो मान लीजिए इसका पकड़ते ये है जिंक, ये है सर जेड, ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, लगभग 1600 के आसपास कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं पहुंच रही लाइन, यानी कि हाई टेम्परेचर। तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, सीधा सीधा मतलब हो गया। अब ये इकोनॉमिकली ज्यादा सही कंडीशन नहीं मानी जाएगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए, इसका टेम्परेचर नीचे लाने के लिए हमें इसमें कोई ये मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर रोल शुरू हो गया सर इसका, अपचायक मिलाना पड़ेगा, और अपचायक इन्हीं में से कोई हो सकता है, अपचायक इन्हीं में से कोई हो सकता है, लेकिन वो ये ग्राफ बताएगा। तो पहले 2 इन्फॉर्मेशन दे दी ग्राफ ने, पहली कि जो जल्दी से क्रॉस कर जा रहे हैं उनको तो सिर्फ गर्म करके निकाल दो, कोई अपचायक डालने की जरूरत नहीं, लेकिन जो देरी से इसको क्रॉस कर रहे हैं उनमें अपचायक डालना पड़ेगा। अब अपचायक कौन सा हो सकता है ये जानने के लिए कि इसमें कौन सा अपचायक ज्यादा बेटर रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन ये ग्राफ दूसरी देता है जल्दी से। वो देगा सर नंबर 1, वो अपचायक डालेंगे जिसको डालने के बाद टोटल अभिक्रिया की वैल्यू यानी कि डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा, यानी कि 2 अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे। बच्चों को हम भी बताते हैं और उनको याद करने के लिए कि जो ऊपर रखी गई धातु है, ऊपर को, वो नीचे वाले से अपचयित हो जाएगी, ये इसका सबसे शॉर्टकट है। यानी कि जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा यहाँ पर जिंक, तो इसके नीचे ये है सर क्रोमियम है, नाइबियम है, सिलिकॉन है, और आपका एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी कि इतनी धातुएं इस रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट कर सकती है, इतनी सारी। ये सबसे यूजफुल इंफॉर्मेशन दूसरी आ रही है कि इस ग्राफ के नीचे जितने भी धातुओं का वक्र है वो सब इसको आसानी से अपचयित कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो समझानी होती है कि तो क्या हम इनमें से कौन सी यूज करें, तो स्वाभाविक है सारे के सारे धातुएं हैं, तो क्या कोई ऐसा भी है जो सस्ता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, इकोनॉमिकली ज्यादा बेटर है, तो वो छांटेंगे। पता चला कि ये सारी धातुएं हैं और ये थोड़ी महंगी पड़ेंगी, तो एक धातु को निकालने के लिए दूसरी धातु यूज करनी पड़ रही है, तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, फिर ये ढूंढते हैं कि क्या कोई अधातु है इसमें,
प्राकृतिक या धातु जो इजीली अवेलेबल हो और सस्ता हो। तो पता चलता है कि एक ग्राफ ऐसा डाउन आ रहा है, ये कार्बन प्लस O2 और CO का ग्राफ है, नीचे को आ रहा है ये वाला। तो इसकी विशेषता क्या है, अभी मैंने बताया कि ग्राफ के नीचे जितने भी हैं वो ऊपर वाले को अपचयित कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से अगर आप जाएंगे, गौर से देखो तो इस पॉइंट पे लाइन इसको काट रही है, यानी कि इस पॉइंट पे ये ग्राफ तो चला गया ऊपर और ये वाला आ गया नीचे। इसका ये मतलब हुआ कि ये कार्बन इस टेम्परेचर रेंज के बाद, अब आप टेम्परेचर देखिए सर, ये आ गया लगभग 700 कुछ पर, पहले इतने पे हो रहा था, अब यहां पर आ गया, यानी कि अब ये कार्बन जो है ना 700 पर इस दूसरी कंडीशन होगी एल्यूमिनियम MgO को Mg में ला दे और अपने आप Al2O3 हो जाए। ये दो रिएक्शन है, मतलब कि यहाँ क्या कर रहा है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में अपचयित कर देगा, यानी कि सपोज दैट, वैसे ये बातें मशीन में नहीं होता है, पर मानकर चलिए कि बातें बट्टी आपने यहाँ पर ये डाला और इसके साथ ये डाला और इसने यहाँ पर क्या दे दिया, एल्यूमिनियम। हालांकि एल्यूमिनियम के लिए बातें बट्टी यूज नहीं होती, एल्यूमिनियम का तो वो कौन सा मेथड है सर, एल्यूमिनोथर्मी है ना, वो क्रोमियम यूज करके, बट एक एग्जांपल है। तो ये इसको कर देगा, अगर ये ग्राफ बताएगा कि अगर ये इसके नीचे होगा तो मैग्नीशियम इसके नीचे है, तो ये तो कंडीशन बिल्कुल सही है। अब दूसरी कंडीशन देखिए कि हमने इसमें मैग्नीशियम, हमने पीछे से रोस्टिंग करके निस्तापन करके ये वाला ऑक्साइड प्राप्त किया, इसके सब चीज सिलिकेट फॉस्फेट सब हटा उठा के यहाँ तक पहुंचा दिया, अब इसको यहाँ से डाला और इसमें कौन सी चीज डाल दी, एल्यूमिनियम। तो क्या ये रिएक्शन होगी, क्या ये रिएक्शन होगी, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या ये रिएक्शन होगी, ये ग्राफ बोल रहा है कि नहीं, कब तक 2400 के आसपास है, 2400 केल्विन तक एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को अपचयित नहीं कर सकता, यानी कि मैग्नीशियम धातु रिवर्स हो जाएगी ना पूरी, एल्यूमिनियम और प्लस O2, इसको यहाँ पर बैलेंस करता चलता हूँ सर, ये वाली कैसे हो जाएगी, ठीक है सर। और इसका सबसे मेन पॉइंट आएगा डेल्टा G हो जाएगा बराबर प्लस 1000। ये चीज है सर जो मतलब जहां हम सोचते हैं कि बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये सारा उल्टा कर दिया। डेल्टा G की वैल्यू ये पहले ग्राफ इधर को जा रहा था ऊपर को, अब हम ग्राफ में नीचे को आ गए ऊपर से उल्टा, तो ग्राफ में ऊपर को आ गए तो Al2O3 को एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में तोड़ा और डेल्टा G का मान जो नेगेटिव में था वो धन में कर दिया, ठीक है सर। अब इसकी रिएक्शन निकालनी है कि रिएक्शन जब बनेगी तो कैसे बनेगी, रिएक्शन ऐसे बनेगी, इसकी रिएक्शन बनेगी Al2O3 और प्लस Mg बराबर MgO और प्लस Al। चलो इसके आगे तो लगा देते हैं, अभी जोड़ देंगे इसको। अब देखिएगा ये है मतलब रिएक्शन लास्ट, ये रिएक्शन हमको A मिल गया एल्यूमिनियम, ये कैसे हो पाएगा, इसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, Mg प्लस O2 बराबर MgO और ये हो जाएगा सर 3/2 3 और इक्वल टू डेल्टा G माइनस 12×36 और अब इन दोनों को जोड़ दीजिए सर, Al2O3 3Mg, इससे ये गया 2Al और 3Mg, ये होगी पहले समझे आप। अब यहाँ देखिए सर फिर डेल्टा G F फंक्शन पर, इसको आप खुद ही देख रहे होंगे कितना आने वाला है, माइनस ले रहे आप, ये फोटो ले लो, चला जा। आदि धनारी से हूँ। ये हमारे साथ बिमला भट्ट मैडम जी हैं जो GMIC धौतरी में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं, और सर श्री प्रशांत नौटियाल जी जो GIC श्रीकोट में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं, तथा श्री भगवती प्रसाद जोशी जी जो GMIC बनचौरा में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं। बच्चों को इस बारे में पता होना चाहिए कि सिग्मा व पाई बल होते क्या है। जब बच्चा इस चीज को
पता, जब बच्चे को इस चीज के बारे में पता होगा तभी वह एक्सप्लेन कर सकता है कि किसी भी यौगिक में कितने सिग्मा व कितने पाई बंध हैं। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, सिग्मा बंध क्या होते हैं, जब SS ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं तो आपका सिग्मा बंध बनता है, लेकिन जब आपका S और P अतिव्यापन करता है तब भी आपका सिग्मा बंध बनता है। लेकिन जब P और P ऑर्बिटल आपस में अक्षीय अतिव्यापन करते हैं तब हम कहते हैं कि आपका सिग्मा बंध बनता है। अगर आपका पार्श्वीय अतिव्यापन होगा, मतलब कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो आपका पाई बंध का निर्माण होता है। तो सबसे पहले छात्र को इस चीज के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। अब मेरा जो यह मॉडल है, इसमें सब जैसे हमने ये एक्सप्लेन किया है, एक बॉल के माध्यम से हमने बताया है कि अगर आपका क्या हो रहा है, अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है कि संरचना बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सके, एक इजी माध्यम का प्रयोग कर सके, तो हम आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, सिग्मा बंध की गणना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया है कि अगर, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, जैसे पहला पॉइंट हमने इसमें यूज किया है, सामान्य व एलिफैटिक यौगिकों में सिग्मा बंध की गणना के लिए सूत्र टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1। अब जैसे मैंने एक जल का अणु लिया है, अगर इस जल के अणु में आप देखें तो यहाँ पर कितने अणुओं की संख्या है, एक ऑक्सीजन का एटम उपस्थित है और 2 आपके हाइड्रोजन उपस्थित है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो हमारे हम मान सकते हैं कि H2O अणु में आपके सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी, 2। तो ये तो हमने सामान्य जनरली एग्जांपल ले लिया। दूसरी हम बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, कोई एरोमेटिक यौगिक हो, अगर कोई एरोमेटिक यौगिक आपके पास उपस्थित है, जैसे मैंने इसमें आपका एग्जांपल दिया है नैप्थलीन का, अगर मैं आपका बेंजीन का ही एग्जांपल ले लूं या फिर नैप्थलीन का ही एग्जांपल ले लें, जो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रदर्शित किया है। नैप्थलीन की संरचना हम जानते हैं इस प्रकार से होती है, जिसमें 2 आपकी क्या है, 2 चक्रीय संरचना आपकी जुड़ी हुई है। अगर इसमें हम देखें फॉर्मूला आपका इसमें उपस्थित है, C10H8 नैप्थलीन का फॉर्मूला है। एरोमेटिक यौगिकों नैप्थलीन की बात करूं, अगर मैं नैप्थलीन की संरचना लूं तो इसमें हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स है आपके C10 और H8, यानी कि सिग्मा बंध के लिए हम क्या करेंगे, टोटल आपके 10 कार्बन हो गए, 8 आपके हाइड्रोजन हो गए, यानी कि टोटल हो गए आपके 18। अगर 18 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो आपके कितने बंध इसमें बच जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो एरोमेटिक यौगिक है उसके लिए जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिकों के लिए जो सिग्मा बंधों की संरचना के लिए फॉर्मूला लिया है, बात करूं नैप्थलीन का हमें पता है फॉर्मूला आपका ये उपस्थित है C10H8। अब हमने बोला समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। अब देखिए, हम इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं इस समय, तो कार्बन के इंडिविजुअल एटम कितने उपस्थित है आपके, 10 इक्वल्स टू 10। अब हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 है, तो 4 आपका यहाँ पर उपस्थित कर दिया -2। ये तो बात करी हमने इंडिविजुअल एटम ऑफ कार्बन, यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल कार्बन की बात कर रही हूँ, प्लस दूसरा एटम भी आपका उपस्थित है, तो मैंने दूसरा एटम ले लिया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पर आपके 8 अणु उपस्थित है, 8 इसके हो गए। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो है आपकी 1 हमारी वैलेंसी हो गई, -2/2 +1 क्योंकि देखिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया है उसमें हमने बोला है +1 माइनस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स मैंने बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स मतलब नैप्थलीन की बात कर रहे हैं, तो नैप्थलीन में जो हमारी संरचना है, श्रृंखला है, वो आपकी 2 चक्रीय संरचना है, तो आपका -2 आ गया। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी, तो सॉल्व करके आ गया आपका 10, 4 - 2 = 2 + 8 इंटू ये आपका 1 - 2 है, तो आपका आ जाएगा -1/2 +1 - 2। इसे कंप्लीट हम करेंगे तो 10 × 2 20 -8, क्योंकि आपका अंदर माइनस का साइन है तो ये आपका हो जाएगा -8/2 +1 - 2। तो इसे अगर हम सॉल्व करें
इक्वल्स टू 12/2 माइनस +1 और -2 है तो ये आपका हो गया -1 इक्वल्स टू 12 - 2 इक्वल्स टू 10/2 2 5 10। तो इस तरह हम क्या ज्ञात कर रहे हैं कि जो आपकी नैप्थलीन की संरचना है, नैप्थलीन की इसका उपयोग यही है कि आप सिर्फ क्या करें, सीधा फॉर्मूला लगाएं और सीधा कैलकुलेट करें। इसे आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आपके पास एग्जाम्स में टाइम कम रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने फॉर्मूला यूज कर लिया कि इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे चेक करने के लिए ऐसे भी बना सकते हैं कि संरचना किस टाइप से बन रही है, क्या हमारा आंसर सही है कि गलत तो नहीं है। तो आप इसमें भी कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, एग्जाम में हम जानते हैं टाइम कम रहता है बच्चों के पास, तो वहां पर टाइम को मैनेज करने के लिए इस फॉर्मूले के आधार पर हम बता सकते हैं। प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं लोकेंद्र सिंह परमार कीर्तन प्रकाशी, दूसरे हमारे सूक्ष्मदर्शी जी हैं, माई सेल्फ सूक्ष्मदर्शी राजकीय टेक्नोलॉजी घाटूघाट, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, थर्ड मेंबर प्रवक्ता रायका बुल्टड़ी। हमारा जो शीर्षक इसमें है सोयाबीन का दूध बना, सोयाबीन दूध बनाकर इसकी तुलना प्राकृतिक दूध से करना और दूध से बनी दही बनने में लगा समय इस पर ताप का प्रभाव और स्वाद आपसे करना। इसमें जो सोयाबीन है एक तिलहन फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन में इसमें जो औचित्य है प्रयोग का, क्योंकि जो सोयाबीन दूध है वो प्राकृतिक दूध से बेहतर है और जो सोयाबीन दूध के बारे में विभिन्न भ्रांतियां हैं इसको दूर करना, और जहाँ पर प्राकृतिक दूध उपलब्ध ना हो तो वहाँ पर ये विकल्प रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जिन लोगों को जो प्राकृतिक दूध है उससे एलर्जी है किसी कारणवश, वो जो है विकल्प के रूप में सोयाबीन दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है वह है सोयाबीन से दूध का निर्माण करना, दूसरा सोयाबीन दूध की तुलना जो प्राकृतिक दूध है जो पशुओं से प्राप्त होता है उससे करना, और तीसरा सोयाबीन दूध के जो अन्य लाभ हैं उनको अवगत कराना। इसके अलावा प्रयोगशाला में छात्रों द्वारा प्रयोगशाला में दूध से दही बनने में लगे समय का ज्ञात करना और प्राकृतिक दूध का और सोया दूध के परिणाम को ज्ञात करना। इसमें जो हमें जो आज सामग्री चाहिए इस प्रकार है 125 ग्राम ऑफ सोयाबीन से हमें जो है 1 लीटर दूध जो है प्राप्त होता है। दूसरा में जल चाहिए इसमें, तीसरा में तापमापी जो 200 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वो चाहिए, गैस स्टोव बर्नर, ग्राइंडर मिक्सर और प्रयोग में आने वाले आवश्यक बर्तन उपकरण, फिल्टर और कपड़ा इत्यादि। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो मेन बात ये हो रही है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि दूध की जो मात्रा है वो जनसंख्या को जितनी पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, तो उसका एक विकल्प खोजा गया। और उसके अलावा जो डे बाय डे जो कई प्रकार की जो डिसीज चल रही है, या जो वो व्यक्ति जो आपका पशुओं का दूध पीने से परहेज करते हैं या जो इसको लाइक नहीं करते हैं क्योंकि मीठापन है इसमें, कोई जो किसी को कोई सी बीमारी होती है तो वो यूज ना करे, तो उस प्रकार से एक विकल्प खोजा गया। और ये टोटली जो विकल्प है जो सोया दूध है जो सोयाबीन से बनता है और जिनका जो वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स है। पहले ये जानते थे कि ये दलहनी फसलें हैं, परंतु नहीं, ये दलहनी फसलें नहीं है, ये तिलहनी फसल में आता है। दूसरा ये है कि इसको जो वैज्ञानिक नाम जो सर ने बताया अभी ग्लाइसिन मैक्स है, जो ग्लाइसिन है वो जो है आपका जीनस है उसकी, और जो मैक्स है उसकी स्पेसीज है, ठीक है। और उसमें जो है आपका जो औचित्य मेन हमारा जो है इसका कि आपका जो सोयाबीन है वो प्राकृतिक दूध से, प्राकृतिक दूध मीन्स कि जो हमें पशुओं के द्वारा प्राप्त होता है, भेड़ बकरी गाय वगैरह ऊंट से जो प्राप्त होता है, उससे इसकी उपयोगिता कितनी बेहतर है, क्या ये हमारे जो दैनिक जीवन में कितना काम कर सकता है और कितना ये जो है हमारे दैनिक जीवन में ये काम में आ सकता है, बताइए सर आगे। इसकी जो प्रयोग विधि है इस प्रकार है, सर्वप्रथम हम 125 ग्राम सोयाबीन लेंगे और उसको रात को पानी में भिगो देंगे
और 8 से 12 घंटे से पानी में होगी तो ताकि वो फूल जाए। उसके बाद उसको जो है कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी से निकल जाए। उसके बाद उसको जो है उबलते हुए पानी में डाल देंगे एक पात्र में, जिससे जो है अच्छी तरह फूल जाए। और फूलने के बाद उसके छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे, उन्हें अलग कर लेंगे हम। और उसके बाद उसको अच्छी तरह हाथ से उसको मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद जो है उसको जो है मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और फिर पानी के साथ उसको ग्राइंड करेंगे और बारीक पीस लेंगे। बारीक पीसने के बाद जो काफ़ी बारीक जाएगा उसको मिला के 1 लीटर पानी मिला लेंगे, उसको 1 लीटर मिला लेंगे। उसके बाद उसको जो है फिल्टर पेपर से या सूती कपड़े से छान लेंगे। तो जो नीचे आएगा वो सोयाबीन का दूध जो नीचे आएगा, नीचे क्वालिटी सॉल्यूशन आएगा, क्वालिटी सॉल्यूशन होगा सोयाबीन का दूध। और जो ऊपर आएगा उसको बोलेंगे पल से आप सोयाबीन बड़ी बना सकते हो और अन्य कामों से उपयोग कर सकते हो क्योंकि उसको रिच से जो प्रोटीन हो। और जो दूध नीचे आएगा उसको आप जिसमें छानने के बाद फिल्टर करने के बाद एक्स्ट्रा जो झाग सामान उसको अलग कर लेंगे। इसके बाद उसको जो है हम क्या बॉयल करेंगे। उसको जो है हम ताप मापे की सहायता से उसका जो मापन होगा 1 लीटर से कर लेंगे और उसको जो है ताप मापी उसमें डालेंगे, उसमें थर्मामीटर, उसको जो है बॉयल करेंगे। इसको बॉइलिंग पॉइंट लगभग जो है 100 डिग्री पे आएगा। इससे हम बॉइलिंग पॉइंट का ज्ञान कर लेंगे छात्रों की सहायता से। इसके बाद दूसरा इस दूध का अपना ज्ञान करने के बाद जो है इसका जो है ये जो दूध है ये टोटली बेस्ड है आपका लैब के ऊपर, क्योंकि ये आसानी से लैब में बनाया जा सकता है या घरों में जो है आपका जो महिलाएं होती हैं वो भी इसको घरों में बना सकती है आसानी से। क्योंकि ये दूध क्योंकि वो हमारा पहला वाला जो दूध है जो प्राकृतिक दूध है वो लगभग दूध को क्योंकि नई कंडीशन होती है जो एनवायरमेंट में ठंड जहाँ पर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जमने में समय लगता है। और क्योंकि नेचुरल दूध से अलग दूध है इसलिए इसको जमने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद आपका जो उपादेयता है कुछ मामलों में सोया दूध प्राकृतिक दूध से बेहतर शुद्ध हो सकता है। सोया दूध की उपयोगिता चार्ट द्वारा जो हमने चार्ट बना रखा है इसके द्वारा हम इसकी उपयोगिता लाभप्रदता सब बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक तरफ प्राकृतिक दूध लिखा हुआ है और दूसरी तरफ सोया दूध लिखा हुआ है। तो प्राकृतिक दूध में सबसे पहला पॉइंट जो है आपका प्राप्ति, ये हमें प्राकृतिक दूध जो है कहाँ से मिलता है, गाय भैंस बकरी ऊंट आदि पशुओं से हमें ये प्राप्त हो सकता है। जो सोया दूध है हमें सोयाबीन के पौधों से मेनली जो उसके बीज होते हैं सीड्स हैं उसके द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरा है लैक्टोज। लैक्टोज जो है प्राकृतिक दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो सोया दूध है उसमें जो लैक्टोज की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। उसके बाद कैल्शियम जो है आपका अधिक मात्रा में प्राकृतिक दूध में पाया जाता है और सोया दूध में कम मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि बहुत से जो व्यक्ति हैं जिनको आपका स्टोन डिसीज होती है, पथरी की बीमारियां वगैरह होती है किडनीज में आपका गॉलब्लैडर में, तो उनके लिए ये दूध जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। फिर है आपका कोलेस्ट्रॉल जो है प्राकृतिक दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो सोया दूध बनाया जाता है इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है और लो डेंसिटी लाइक प्रोटीन पाई जाती है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। क्योंकि हमारे जो ब्लड होता है उसमें जो है LDL और HDL होता है, लो डेंसिटी वाला जो कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल वो क्या काम करता है, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है कोलेस्ट्रॉल उनमें जब जम जाता है तो जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो जो है आपका नैरो हो जाती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। उससे क्या है कि हार्ट की डिसीज बढ़ सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसलिए ये जो दूध है सोया दूध इस बीमारी को जो आपका जो हार्ट की बीमारियां हैं या जो ब्लड वेसल्स की जो आपका जो सिकुड़ जाती है उस बीमारियों को भी दूर करता है और इसके पीने से हृदय रोगी को बहुत ही लाभ मिलता है। फिर आता है वसा जो है प्राकृतिक दूध में उच्च मात्रा में पाई जाती है, परंतु जो सोया दूध है उसमें नगण्य के बराबर वसा होती है और इसी कम वसा के कारण इसमें एक गुण होता है एंटी कार्सिनोजेनिक में जो आपका कैंसर रोगी होते हैं उस कैंसर रोगी के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। उनकी जो सेल्स जनरेट करती हैं उनमें जो है डिजेनरेशन शुरू हो जाता है और उनसे जो कैंसर रोगी है उनको बहुत ही लाभ मिलता है और उसमें जो कैंसर की जो संभावना है लगभग 90% कम हो जाती है। उसके बाद जहाँ तक स्वाद की बात करें, स्वाद में मिठास होती है इसमें क्योंकि लैक्टोज पाया जाता है। जो नेचुरल दूध है मिल्क है उसमें कैल्शियम की मात्रा
होती है, क्योंकि ये आपका प्लांट्स है तो इसमें कैल्शियम की मात्रा ना के बराबर होती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। फिर आता है विटामिन, इसमें एक अतिरिक्त विटामिन पाया जाता है ई, विटामिन ई, जो स्टेरिलिटी को दूर करता है, बांझपन वगैरह को उसको दूर करता है। इसके लिए भी ये जो सोया दूध है वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, जो प्राकृतिक दूध है उसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम होती है और उसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण ये जो आपका जो टेंशन है, आपका जो तनाव बोलते हैं, तनाव को दूर करता है। और तनाव जो है आपको जो जैसे आपका डिसीज आजकल बहुत मेंटल डिसीज हो रही है, उसके लिए ये जो दूध है बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। उसके बाद आता है हार्मोन, जो प्राकृतिक दूध है उसमें जो है ये हार्मोन नहीं होगा, क्योंकि जो सोया दूध में जो अतिरिक्त एक हार्मोन पाया जाता है जिसको एरिटोनिक हार्मोन कहते हैं, और एरिटोनिक हार्मोन के कारण ही एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, मीन्स तनाव को कम करता है। केवल इसी दूध में ये जो हार्मोन है अतिरिक्त पाया जाता है, जिसका नाम है एरिटोनिक हार्मोन, जो एंटी डिप्रेसेंट मीन्स तनाव को दूर करने के लिए कारगर सिद्ध हुआ है। फिर आता है क्वथनांक, क्योंकि ये आपका नेचुरल दूध और सोया दूध का लगभग क्वथनांक लगभग समान होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड हाइब्रिडाइजेशन संकरण, उसके लिए जो मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, और हमारा है ग्रुप नंबर 4। मैं श्रुति चौहान, GGIC नमस्कार, मैं अनिता नौटिया, GIC विद्यालय। तो कैप्सूल के लिए जो हमारा टॉपिक मिला है वो संकरण। सबसे पहले हम संकरण हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद जो है हम जो बच्चे से चाहते हैं कि उसमें मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होने चाहिए, तो जो पढ़ाने के बाद है तो हम ये उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि संकरण को वो परिभाषित कर पाएगा, संकरण के विभिन्न प्रकारों के बारे में वो बताएगा, और SP और SP2 और SP3 संकरण की ज्यामिति को स्पष्ट करेगा। जो उससे पहले उसका जो पूर्व ज्ञान है वो होना चाहिए। परमाणु क्रमांक को जान एग्जाम्पल देते हैं हम लोग यौगिकों के उदाहरण के, कि इसमें जो है आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, संकरण बताइए, तो उसको भी वो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको वो अप्लाई नहीं कर पाता है, और इसको भी हम चित्र और चार्ट के माध्यम से उसको समझाएंगे। और तीसरी चीज जो है वो लोन पेयर वाले जो यौगिक है उनमें भी वो हाइब्रिडाइजेशन को नहीं बता पाता है, और जो आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक हैं उनमें भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो इसको भी हम उदाहरण के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। जो हमारे ग्रुप से जो सुझावात्मक शिक्षण विधियां हैं तो उनके आधार पर हमने ये यहाँ पे तैयार किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम ज्यामिति और उसको उदाहरण के द्वारा जो है यहाँ पर उसकी ज्यामिति को और उसमें किस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन है उसको यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले SP हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए हमने BeF2 का एग्जाम्पल लिया है। तो बेरिलियम का सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2, और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे तो यहाँ पर हमने इसका जो है वो भी बना रखा है संरचना। तो यहाँ पर देखिए दो आपके, क्योंकि हमने बताया है बच्चे को कि वो आवश्यकता के अनुसार होता है, तो यहाँ पर दो जो है बंद है, तो इसलिए यहाँ पर दो हमको चाहिए SP, दो SP ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर इसलिए SP हाइब्रिडाइजेशन होगा और दो ऑर्बिटल बनेंगे। दो ऑर्बिटल में से जो है जब उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो दोनों सेम एनर्जी के बनेंगे, और एक आपका लार्ज लो बनेगा और एक स्मॉल लो बनेगा। तो हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर BeF2 था तो फ्लोरीन का भी हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p5, तो यहाँ पर हम उसको बताएंगे कि केवल एक ही यहाँ पर PZ ऑर्बिटल है जो उसके साथ कॉन्फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि बाकी सब फुलफिल्ड है। तो और यहाँ पर भी वो सिंगली ऑक्युपाइड होंगे, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये इनके बीच में ओवरलैप, दो F के अणुओं के साथ उसकी ओवरलैपिंग होगी, और इस प्रकार से SP में 180 डिग्री का आपका एंगल बनेगा, और इसकी जो है ज्योमेट्री आ जाएगी लीनियर। तो उसके लिए
तो इस प्रकार से ज्योमेट्री आपकी लीनियर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम बच्चे को दिखाएंगे कि लीनियर यानी कि 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ जाएगा BEF2। इसके बाद दूसरा जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल के जरिए उसको स्पष्ट करते हैं। BF3 तो यहाँ पर पहले बोरोन का जो है लिख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p1 और फिर इसकी एक्साइटेड स्टेट में भी एक इलेक्ट्रॉन जाके 2p y में चला जाएगा। तो इस प्रकार से सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएंगे तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा गोलाई कम है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है s कैरेक्टर ओनली 33% रह गया, तो इसलिए इसका आकार लगभग थोड़ा p जैसा होगा, तो इसमें गोलाई कम होगी। तो इस प्रकार से हमने उसको लोब के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर हम क्योंकि BF3 तो F का तरीके से त्रिकोणीय जो है यहाँ पर ट्राइगोनल जो है बनेगा समतलीय, तो इस प्रकार की आकृति होगी। तो ये ज्योमेट्री हम उसको इसके मूर्त रूप में इस तरीके से बताएंगे। है वो किस प्रकार का होगा, तो उसका जो आकार है वो थोड़ा सा इस प्रकार से होगा। जो स्मॉलर लोब है वो इस प्रकार से होगा और जो लार्जर लोब है वो लगभग P के आकार का होगा। तो जैसे कि ये थोड़ा सा मतलब लंबा सा दिख रहा है P जैसा, इसमें थोड़ा P के समान जो है ज्यादा वो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है S कैरेक्टर यानी जो गोलाई वाला कैरेक्टर है ओनली 25% है, P कैरेक्टर यहाँ पर 75% है, तो ये लगभग P के समान। हाइड्रोजन के 1s के साथ चारों तरफ से क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो और उसकी जो ज्योमेट्री बनेगी तो वो तो इस प्रकार से बनेगी। तो इसके अगर ये चारों कोने बन जाए मिला देंगे तो इनके बीच में प्रत्येक के बीच में एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट और इनको मिलाएंगे तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो ऑक्सीजन के लिए इसके लिए पहले ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 1s2 2s2 2p4। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चा। मेरा नाम अनीता रावत, मैं GJS उत्तरकाशी से हूँ और हमारा सेमिनार का टॉपिक है रासायनिक प्रदूषण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो आधुनिकीकरण का युग है इसमें जो है रासायनिक प्रदूषण एक मुख्य समस्या है और इसमें जो मुख्य प्रदूषक हमारे विभिन्न प्रकार के रसायन हैं जो कि हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के लिए उत्तरदायी हैं। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें जो केमिकल से उत्पन्न होती है वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी विभिन्न प्रकार के केमिकल जल प्रदूषक होते हैं। मृदा जो कि हमारी मिट्टी है, भूमि है, जो सभी के लिए आवश्यक है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रयोग से जो हमारी मिट्टी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी तरंगों के प्रयोग से हमारे जो रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। तो हमारा जो सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से जो विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं इन रसायनों का कम से कम प्रयोग किया जाए और इन रसायनों से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न प्रकार की डिजीज है जो मनुष्य को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रही है उसको रोक सके और एक जागरूकता सबके अंदर उत्पन्न हो जाए कि हम जो है रासायनिक जो पदार्थ है, चाहे वो हमारे रासायनिक खाद है, चाहे रासायनिक खाद्य पदार्थ है, ये अन्य हमारे ऐसे जो केमिकल है जो हमारे कुछ समय के लिए हमारे लिए फायदेमंद होते हैं लेकिन हमें क्या करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन प्रदूषकों के बारे हम जानें और इनसे उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषण है उसको हम कैसे रोक सकें और क्या उनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरे ग्रुप नंबर 7 के साथी हैं मिसेस चित्रा नौटियाल फ्रॉम GIC मुस्टिक शॉट, दूसरी साथी है मिस अनीता शाह फ्रॉम GIC बलडोगी और चौथी जो मेरी साथी है मिसेज सीमा आर्य फ्रॉम GIC कवा एटहाली। तो मैं अब आपके सम्मुख मिसेज चित्रा नौटियाल
जो हमारे वायु प्रदूषक है और उनसे उत्पन्न होने वाला जो वायु प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार केमिकल है, उनके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। तो एयर पोल्यूशन आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि हमारी लाइफ के लिए वी कांट लिव इवन अ सिंगल मिनट विदाउट एयर। सबसे जरूरी जो है हमारी सांसें जो होती हैं, और वो हम वो क्योंकि डायरेक्टली जो है एयर पर डिपेंड करती है। तो एयर पोल्यूशन के बारे में मैं थोड़ा सा जो है बताना चाहूँगी। एयर पोल्यूशन होता क्यों है? कॉमनली जब अनडिजायरेबल वांटेड मटेरियल्स जो होते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स जो होते हैं, जब वो सीमित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, तो वो फाइनली जो है एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं। बेसिकली एयर पोल्यूशन जो होते हैं वो दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एयर पॉल्यूटेंट्स को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। कुछ होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और कुछ होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हमारे जो डिफरेंट एक्टिविटीज, जो डायरेक्ट एक्टिविटीज होती हैं उससे निकलते हैं। कई फैक्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, आपके कार्स हैं, व्हीकल्स हैं और वॉल्केनो इरप्शन है। ये सारी चीज़ें जो भी एग्जॉस्ट करती हैं वो सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का कारक होते हैं। सेकेंड होते हैं हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की मिक्सिंग से, आपस में जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिक्सअप हो जाते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आते हैं। कुछ कॉमन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हमारे हैं उसमें सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन से होता है। कोई आप मटेरियल बर्न कर रहे हैं एंड इफ दैट मटेरियल इज नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑक्सीजन, तो वो जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट करेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हैं कि इज अ वेरी हार्मफुल। अमोनिया भी आता है एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड इज ऑल्सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ये सारी जो है वातावरण को दूषित करने के मुख्य प्राइमरी कारण। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में एक बेसिक चीज है ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन जो स्मोक होती है उसका मुख्य घटक होती है। और ये क्या होता है कि जो volatile substance which harms water, air and land qualities. So इन सबको ओवरकम करने के लिए मैंने ग्रीन केमिस्ट्री को इसमें अप्लाई किया कि केमिस्ट्री कैसे, ग्रीन केमिस्ट्री से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका हम कम से कम यूज़ करके, और जो मतलब ग्रीन केमिस्ट्री है क्या, Alzheimer's. Alzheimer's is a disease which affect of our nervous system, and sometime we lost our nervous system, and sometime we lost our memories. So cannabis powder is that start from non-polluting material. It is a killer that challenge for the future's chemical industries in based on the safer product. Success of green chemistry depend on the training and education of new generation of chemists. So students at all the level have to be introduced the philosophy and practice of the green chemistry. Thank you. हम सभी जानते हैं जल प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी वैश्विक समस्या बनती जा रही है। जल प्रदूषण होता क्या है? जल प्रदूषण जैसे नदी, नालों और झीलों में संदूषित होने से, और ये संदूषित क्या क्या केमिकल्स हैं, जैसे विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जल में नहीं होने चाहिए, लेकिन वो विभिन्न साफ जल में चला जाता है और उसे दूषित कर देता है। तीसरा कारण, जैसे समुद्री जहाजों का समुद्र में पेट्रोल का रिसाव होना। पेट्रोल का रिसाव किसी दुर्भाग्यवश जहाज का समुद्र में डूब जाने से उसका तेल जो है पूरे के पूरे समुद्र को संदूषित कर देता है। और चौथा, धातु प्रसंस्करण इकाइयाँ जैसे गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पेपर मिल, बर्तन बनाने, बैटरी निर्माण और पुनर्चक्रण तथा रासायनिक उद्योगों से निकलने वाले अनेक प्रभावी कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए। कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण कर देना चाहिए। और पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्रों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी चाहिए। और सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, जो प्रमुख जन साधारण को जल प्रदूषण, इसके कारण और
और उसके उपायों तथा उससे होने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जल बचाएं, अपना जीवन बचाएं। थैंक यू। धन्यवाद। अब अंत में मैं जो रासायनिक प्रदूषक पर हमारा छूटा है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो प्रदूषक है, जो हमारी मिट्टी की भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को भी हानि पहुंचाते हैं, उसकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म यदि परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है किसी केमिकल के कारण, उससे भी क्या हो जाती है, हमारी मृदा प्रदूषित हो जाती है। जैसे यदि आर्सेनिक मिल गया या उसमें कैडमियम है, लेड है, या अन्य हम कीटनाशक जो प्रयुक्त करते हैं, जैसे हम DDT प्रयोग करते हैं, हम गैमेक्सिन का प्रयोग करते हैं, या अन्य हम पैदावार को बढ़ाने के लिए, जैसे किसान लोग आजकल अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, ये यानी उनको कलरफुल बनाने के लिए, उनको अट्रैक्टिव करने के लिए, उससे भी क्या हो रही है, हमारी भूमि प्रदूषित हो रही है, हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। साथ ही जो हमारी एसिड रेन होती है, तो उससे भी क्या हो रही है, अम्ल वर्षा के कारण हमारी भूमि की जो अम्लीयता नष्ट हो जाती है, उससे भी क्या हो रही है, हमारी भूमि प्रदूषित हो रही है। साथ ही ये जो मृदा प्रदूषित जब होती है, तो ये मृदा प्रदूषित होकर के मिट्टी जब बहती है, अगर वो कहीं जल में मिल जाए, जिससे हमारा क्या हो रहा है, जल प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। साथ ही अगला कंक्लूजन, जैसे कि एयर प्रदूषण के द्वारा बताया कि विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जो केमिकल्स उत्पन्न होने वाली गैसें हैं, ये हमारी डेली आवश्यकता की जो चीज है उनसे उत्पन्न होने वाली वैक्यूल्स है, या अन्य। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस इन नेचर। I want to say it is harmful. It is not poisonous nature. Harmful, why? Because its combining capacity is more than oxygen. That's why it is harmful. मानवाद हम कम करना चाहें और बहुत कम हो जाए मानवाद, जैसे आपने कहा कि CO2 की सांद्रता कम होनी चाहिए क्योंकि हार्मफुल है, कम होनी चाहिए। यदि इसकी सांद्रता मानवाद बहुत ज़्यादा कम हो गई तो पर्यावरण से प्रभावित होगा कि ठीक है? नहीं, तो एक बैलेंस साइकिल है, जो जैसे ऑक्सीजन चक्र निरंतर चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा बोलने का तात्पर्य मेरी है ना कि CO2 हमारे लिए खतरनाक नहीं है। नहीं खतरनाक नहीं, CO2 हमारे लिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो पाएगी, CO2 है तो हमारे फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो पाएगी, तब ऑक्सीजन, यानी CO2 है तब ऑक्सीजन, यानी मतलब CO2 हमारे लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि जब CO2 है तो पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, केवल बैलेंस में जानवर है, यानी CO2 जरूरी है, लेवल से बहुत कम हो जाएगी। तो हाँ, वो भी वो है, अपने लिए सेकंड वो तो है ही, जिनकी जो है गैस का जो मिश्रण है ना, अगर कम भी हो तभी भी नुकसानदायक है, अधिक भी हो तभी कम हो जाएगी तो पोटेशियम से प्रभावित होगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे। जैसे सर प्राण कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दैट मच डिजायरेबल जितना कि ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो अनडिजायरेबल हो गया। हम मेटल कार्बोनेट्स में हम इतने बना रहे हैं, उनके यूजेस का इसका तो एडवांटेज है, उसका डिसएडवांटेज भी है, और वो तो कम और ज्यादा पे डिपेंड करता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली वी आर नॉट टेकिंग फॉर एवरीथिंग, उसको हम जनरली नहीं। मैं कहता हूं जी ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज, हां कि बायोटिक फैक्टर दोनों ही तभी इकोसिस्टम चलेगा।